क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े पावरफुल देश अमेरिका और रशिया एक दूसरे से तेल क्यों नहीं खरीदते, बेचते? एक तरफ है रशिया जिसके पास तेल और गैस के भंडार हैं, और दूसरी तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और तेल का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर। फिर भी इनके बीच ऑयल की कोई डायरेक्ट डील नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी राजनीतिक कहानी? आज के इस वीडियो में हम इस हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक मिस्ट्री की हर परत को खोलेंगे। हम जाएंगे हिस्ट्री के पन्नों में, समझेंगे आज की जियोपॉलिटिक्स को, और ये भी देखेंगे कि इस पूरे खेल में इंडिया कहां स्टैंड करता है। एक समय था जब ट्रेड नॉर्मल था, आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब रशिया अमेरिका को तेल एक्सपोर्ट किया करता था। कोल्ड वॉर के बाद जब रशिया नए सिरे से दुनिया से जुड़ रहा था, तब अमेरिका और रशिया के बीच ट्रेड रिलेशंस आगे बढ़े। अमेरिका अपनी जरूरत का एक छोटा हिस्सा रशियन ऑयल से पूरा करता था। यह कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन ट्रेड चैनल खुला हुआ था। दोनों देशों के बीच बिजनेस चल रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने सिर्फ इन दो देशों के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर को हिला दिया। जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर, यूक्रेन क्राइसिस। साल 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद से अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने रशिया पर धीरे धीरे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। सैंक्शंस का मतलब होता है आर्थिक प्रतिबंध, जिससे किसी देश की इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके। लेकिन असली भूचाल आया फरवरी 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रशिया पर इतने कठोर सैंक्शंस लगाए जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखे गए थे। इन्हीं सैंक्शंस का सबसे बड़ा टारगेट था रशिया का एनर्जी सेक्टर, यानी कि उसकी तेल और गैस इंडस्ट्री। सैंक्शंस का जाल और ऑयल का बॉयकॉट। अमेरिका ने साठ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो रशिया से किसी भी तरह का क्रूड ऑयल, गैस या कोल इंपोर्ट नहीं करेगा। इस डिसीजन का मकसद बिल्कुल सार था, रशिया की उस कमाई को रोकना जिसके दम पर वो युद्ध लड़ रहा था। रशिया अपनी इकोनॉमी के लिए तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अमेरिका का मानना था कि अगर उसकी ये फाइनेंशियल लाइफलाइन काट दी जाए तो रशिया पर दबाव बनेगा और वो युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही G7 देशों ने मिलकर रशियन ऑयल पर एक प्राइस कैप भी लगा दिया। इसका मतलब था कि कोई भी देश अगर रशिया से तेल खरीदता है तो वो एक तय सीमा से ज्यादा कीमत नहीं देगा, ताकि रशिया को एक्स्ट्रा प्रॉफिट न हो। तो आज की सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पर रशियन ऑयल पर बैन लगा रखा है, इसलिए रशिया चाहकर भी अमेरिका को डायरेक्ट तेल नहीं बेच सकता। द इंडियन पर्सपेक्टिव, हमारा स्टैंड क्या है? अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर, जहां इंडिया की एंट्री होती है। जब अमेरिका और यूरोप रशिया पर सैंक्शंस लगा रहे थे, तब उन्होंने उम्मीद की थी कि इंडिया भी उनका साथ देगा। लेकिन इंडिया ने एक अलग रास्ता चुना। इंडिया ने न सिर्फ इन सैंक्शंस को मानने से इनकार किया, बल्कि इस मौके का फायदा उठाते हुए रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी रिकॉर्ड लेवल्स पर। रशिया ने जब देखा कि उसके यूरोपियन कस्टमर्स उसे खोज रहे हैं, तो उसने इंडिया और चाइना जैसे बड़े बायर्स को भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। इंडिया के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब सस्ता रशियन ऑयल मिलना हमारी इकोनॉमी के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा था। इससे इंडिया को पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल में रखने में मदद मिली और महंगाई से लड़ने में भी आसानी हुई। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखेंगे। हम किसी के दबाव में आकर अपने देशवासियों का नुकसान नहीं कर सकते। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहां एक देश अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से तय करता है। इस कदम से इंडिया ने दुनिया को यह संदेश भी दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट पावर है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। अमेरिका को ज्यादा हर्क क्यों नहीं पड़ा? अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर अमेरिका ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया तो क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? इसका जवाब है ज्यादा नहीं। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका तो दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। शेल रेवोल्यूशन के बाद से अमेरिका में तेल का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि वो अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा कर लेता है। दूसरा, अमेरिका जब रशिया से तेल लेता भी था तो वो उसके टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 3 से 4% ही होता था। अमेरिका अपने तेल के लिए कनाडा, मेक्सिको और सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए रशियन ऑयल पर बैन लगाने से अमेरिका की डोमेस्टिक सप्लाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने आसानी से दूसरे सोर्सेज से अपनी कमी पूरी कर ली। ग्लोबल ऑयल मार्केट का नया नक्शा, इस पूरे एपिसोड ने ग्लोबल ऑयल मार्केट का नक्शा ही बदल दिया है। पहले जो तेल रशिया से यूरोप जाता था, अब वो समुद्री रास्तों से घूमकर इंडिया और चाइना आ रहा है, और जो तेल पहले मिडिल ईस्ट से एशिया आता था,
अब उसकी सप्लाई यूरोप की तरफ बढ़ गई है। एक तरह से ऑयल के ट्रेड रूट्स रीअलाइन हो गए हैं। इससे शिपिंग कॉस्ट्स बढ़ी हैं और मार्केट में एक नई तरह की अनिश्चितता भी आई है। रशिया ने अपने तेल को बेचने के लिए शैडो फ्लीट का भी सहारा लिया है, यानी ऐसे जहाजों का इस्तेमाल करना जिनका इंश्योरेंस और ओनरशिप क्लियर न हो, ताकि सैंक्शंस से बचा जा सके। ये एक नया ग्लोबल खेल है जिसके नियम अभी भी लिखे जा रहे हैं। फ्यूचर क्या है? क्या ये दुश्मनी हमेशा रहेगी? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या रशिया और अमेरिका के बीच तेल का ये ट्रेड कभी दोबारा शुरू होगा? इसका जवाब सीधे तौर पर यूक्रेन युद्ध के नतीजे से जुड़ा हुआ है। जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहेगा, तब तक इन सैंक्शंस के हटने की कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका तब तक रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा जब तक उसकी फॉरेन पॉलिसी इसकी इजाजत नहीं देती। तो कुल मिलाकर रशिया का अमेरिका को तेल न बेचना कोई आम बिजनेस डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल शतरंज की चाल है जिसके मोहरे हैं सैंक्शंस, युद्ध और नेशनल इंटरेस्ट। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती। सब कुछ वक्त और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल खरीदकर सही पासेला किया? और क्या अमेरिका और रशिया के रिश्ते फ्यूचर में कभी सुधर पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।